हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा जगत के जीव, जिसने हमने प्रोटिस्टा जगत के अंदर किस प्रकार के जीव होते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, यानी कि ये प्रोटिस्टा किस प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। प्रोटिस्टा जगत को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, जिसमें पहला वर्ग जो होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। इसके अंदर 3 समूह आते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइट। दूसरा जो इनका भाग होता है, प्रकार होता है, वो होता है उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा, जिसके अंदर जो प्रोटिस्टा जीवों का समूह आता है वो होता है अपंक कवक, ठीक है। और इसी प्रकार से तीसरा भाग जो होता है प्रोटिस्टा जगत के जीवों का वो होता है प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा, और इसके अंदर प्रोटिस्टा जीवों का जो समूह आता है उसमें अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाबी प्रोटोजोआ, पक्षमाबी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ आते हैं। तो हम आज अध्ययन करेंगे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के जीव जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, किस प्रकार की उनकी शरीर संरचना होती है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में जो पहला समूह होता है वो होता है क्राइसोफाइट। क्या है क्राइसोफाइट? इस समूह के अंदर किस प्रकार के प्रोटिस्टा आते हैं? तो देखिए, क्राइसोफाइट जो होते हैं इसके अंतर्गत डाईएटम और सुनहरे शैवाल आते हैं, यानी कि डेस्मिड आते हैं। इसके अंतर्गत डाईएटम और डेस्मिड आती है। ये जीव जो होते हैं वो अलवणीय जल यानी कि स्वच्छ जल और लवणीय जल यानी कि समुद्री जल, दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जो जल धाराओं के साथ में निश्चेष्ट रूप से बहते रहते हैं। और 4 नंबर, ये जीव जो होते हैं वो समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। ये जीव जो होते हैं वो समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। जैसे स्थल पर हरे पादप जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, इसी प्रकार से समुद्र के अंदर मुख्य उत्पादक जो होते हैं वो क्राइसोफाइट के सदस्य होते हैं, क्राइसोफाइट के जीव होते हैं। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। जिस प्रकार से स्थल पर हरे पादप मुख्य उत्पादक होते हैं, उसी प्रकार से समुद्र के अंदर मुख्य उत्पादक जो होते हैं वो कौन होते हैं? क्राइसोफाइट होते हैं। देखिए, इस समूह के अंतर्गत डाईएटम व सुनहरे शैवाल यानी कि डेस्मिड आते हैं। 2 नंबर, ये जीव अलवणीय यानी कि स्वच्छ जल व लवणीय जल, लवणीय यानी समुद्री जल, दोनों में पाए जाते हैं। दोनों में पाए जाते हैं। 3 नंबर, ये जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जो
सूक्ष्म होते हैं, जो जल धारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। चार नंबर, ये जीव समुद्र के मुख्य उत्पादक है। मुख्य उत्पादक यानी कि समुद्री जीवों का भोजन है, मुख्य उत्पादक हैं। ये जीव जो होते हैं वो समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। इन जीवों की कोशिका भित्ति साबुनदानी के दो अर्धांशों की तरह कवच बनाती है, और ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व सिलिका की बनी होती हैं। इस कारण ये कोशिका भित्ति अत्यंत दृढ़ होती हैं, अत्यंत मजबूत होती हैं, जो नष्ट नहीं होती। डाईएटम जीव मृत हो जाने के बाद भी ये कोशिका भित्ति अवशेष के रूप में शेष रहती है। ठीक है ना। तो अपने परिवेश के अंदर डाईएटम जब मृत हो जाते हैं तो बड़ी संख्या के अंदर इन कोशिका भित्ति के अवशेषों को छोड़ जाते हैं, और करोड़ों वर्षों में जमा हुए इन अवशेषों को डाइटमी मृदा कहते हैं। डाइटमी मृदा कहते हैं। डाइटमी मृदा क्या है? यानी कि डाईएटम जो जीव होते हैं उनकी कोशिका भित्ति है जो नष्ट नहीं होती। उन कोशिका भित्ति की एक परत जम जाती है, उस कोशिका भित्तियों की चट्टानें बन जाती हैं, और ये क्या कहलाती है? डाइटमी मृदा कहलाती है। ये कोशिका भित्ति नष्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कोशिका भित्ति जो दोहरी परतों से अतिसादित होती है और जो सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होने के कारण अत्यंत मजबूत होती हैं, अत्यंत दृढ़ होती हैं, जिस कारण ये नष्ट नहीं होती। किस प्रकार से? जैसे साबुनदानी होती है, इस प्रकार से जिसके अंदर हम साबुन रखते हैं, उसी तरह यह एक कवच बनाती है। साबुनदानी की तरह ये क्या बनाती है? ये साबुनदानी का आधा अर्धांश, ये निचला अर्धांश, और इस प्रकार से ये किसकी बनी होती है? इसके साथ में सिलिका और सेल्यूलोज की तो बनी होती है, लेकिन इसके साथ में क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है, और इस कारण ये क्या हो जाती है? अत्यंत मजबूत हो जाती है। साबुनदानी के दोनों अर्धांशों की तरह कवच बनाती हैं, और ये कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और सिलिका की बनी होती है। इस कारण ये कोशिका भित्ति अत्यंत मजबूत होती हैं, जो डाईएटम मृत हो जाने के बाद भी अवशेष के रूप में शेष रहती है। इन जीवों की कोशिका भित्ति साबुनदानी के दो अर्धांशों की तरह कवच बनाती हैं, यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज व सिलिका की बनी होती हैं, जिस कारण ये अत्यंत मजबूत होती हैं, जिस कारण
यह अत्यंत मजबूत होती हैं जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। मृत डायटमी अपने परिवेश में बड़ी संख्या में कोशिका भित्ति के अवशेष छोड़ जाते हैं। अपने परिवेश में बड़ी संख्या में कोशिका भित्ति के अवशेष छोड़ जाते हैं। वह करोड़ों वर्षों में जमा हुए इन अवशेषों को डायटमी मृदा कहते हैं। डायटमी मृदा कहते हैं। ये मुख्य बात है, डायटमी मृदा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये करोड़ों वर्षों में जमा हुए डायटमी मृत जीवों की कोशिका भित्ति है जो किसका निर्माण करती हैं, जो डायटमी मृदा कहलाती हैं। ये डायटमी मृदा का निर्माण करती हैं। डायटमी मृदा कहते हैं। अब इन डायटमी मृदा का उपयोग, डायटमी मृदा का उपयोग क्या उपयोग होता है, देखिए। नंबर 1 इसका उपयोग होता है पॉलिश करने में। पॉलिश करने में क्यों होता है, क्योंकि डायटमी मृदा जो होती हैं वो कणमय होती हैं, इस कारण इसका उपयोग पॉलिश करने में किया जाता है। डायटमी मृदा कणमय होती हैं, इसलिए इसका उपयोग पॉलिश में किया जाता है। पॉलिश में किया जाता है। दूसरे नंबर पर इसका उपयोग जो होता है वो होता है तेल व सिरप के निस्यंदन में। सिरप के निस्यंदन में, तेल व सिरप को सानने में इनका उपयोग किया जाता है। निस्यंदन में उपयोग होता है। तो ये उपयोग होता है डायटमी मृदा का। अब हम देखते हैं 2 नंबर, डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट के सदस्य, देखिए ये सदस्य समुद्री यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। समुद्री व प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये सदस्य या ये जीव, डायनोफ्लैजिलेट जीव समुद्री यानी लवणीय जलीय, समुद्री व प्रकाश संश्लेषी
होते हैं। दूसरी बात, इनमें पाए जाने वाले वर्णक के आधार पर ये पीले, हरे, भूरे और लाल रंग के दिखाई देते हैं। यानी कि इनमें वर्णक पाया जाता है जिसके कारण ये वर्णक के आधार पर अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात इसमें, इन जीवों में पाए जाने वाले वर्णक के आधार पर ये जीव पीले, हरे, भूरे व लाल दिखाई देते हैं या लाल दिखते हैं, लाल दिखते हैं। ठीक है। इनमें पाए जाने वाले वर्णक के आधार पर ये वर्णक जिस प्रकार का होता है वैसे दिखाई देते हैं। अगली बात, इन जीवों की कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इसका ये उदाहरण है गोनिया लैक्स। इसकी बाहरी जो कोशिका भित्ति की जो बाहरी सतह होती है, बाहरी सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या है? ये पट्टिकाएं हैं। पट्टिकाएं किसकी होती हैं? सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इन जीवों के कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेल्यूलोज से निर्मित कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब अगली बात करें इसके लक्षण की। डायनोफ्लैजिलेट के अधिकांश जीवों में दो कसाब पाए जाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट के अधिकांश जीवों में दो कसाब पाए जाते हैं। जो एक कसाब जो होता है वो लंबवत, ये क्या है? कसाब। एक कसाब होता है वो लंबवत व दूसरा कसाब अनुप्रस्थ रूप से कोशिका भित्ति की बनी पट्टिकाओं की खांसों के बीच उपस्थित होता है। जो खांसें बनी होती हैं कोशिका भित्ति में, जो पट्टिकाओं की खांसें बनी होती हैं उनके मध्य स्थित होता है। यानी कि एक अनुप्रस्थ और एक लंबवत होता है। अधिकांश डायनोफ्लैजिलेट सदस्यों में दो कसाब पाए जाते हैं। दो कसाब पाए जाते हैं जिसमें एक लंबवत रूप में तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप में कोशिका भित्ति की
पट्टिकाओं के बीच खाँचों में या खाँच में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अगला देखिए, लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या के अंदर विस्फोट होता है, यानी कि समुद्र के अंदर जो लाल डायनोफ्लैजिलेट होते हैं उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण समुद्र का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है। इन जीवों के कारण इनकी संख्या अधिक हो जाने के कारण, किनकी, लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या अत्यधिक हो जाने के कारण समुद्र का जल लाल हो जाता है। समुद्र के जल के अंदर लाल तरंगें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है ना। इतनी अधिक संख्या में ये जीव उत्पन्न होने के कारण इन जीवों से जीव विष निकलता है, जिससे समुद्र की मछलियाँ व अन्य समुद्री जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, संख्या में विस्फोट होता है, जिससे या जिसके कारण समुद्र का जल लाल, यानी कि लाल तरंग दिखाई देता है। समुद्र का जल के अंदर लाल तरंगें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि वहाँ पर लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है, उनकी संख्या के अंदर विस्फोट होता है। ये लाल डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो अत्यधिक संख्या में बनते हैं, इसी कारण समुद्र के अंदर लाल तरंगें दिखाई देती हैं। इन अधिक जीवों के कारण, इन अधिक संख्या में जीवों के कारण इनसे जैव विष निकलता है, इनसे जीव विष निकलता है, जीव विष निकलता है, जिससे समुद्री मछलियाँ व अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। ठीक है ना। तो ये होते हैं डायनोफ्लैजिलेट के सदस्य, जो समुद्री होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और इनमें अलग प्रकार के वर्णक पाए जाने के कारण ये अलग अलग रंग के होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं, और इनके अंदर 2 कसाब उपस्थित होते हैं। और लाल डायनोफ्लैजिलेट के कारण समुद्र तरंगें, लाल तरंगें बनती हैं, क्योंकि इनकी संख्या के अंदर विस्फोट होता है। उदाहरण, गोनियालेक्स कौन सा है? ये वाला, ये गोनियालेक्स।